नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे से शिवसेना छिन गई। शिवसेना का सिंबल और शिवसेना का नाम दोनों अब उद्धव ठाकरे के पास नहीं है। और जिस तरह से अब यह बयानबाजी हो रही है, इससे पता लग रहा है साफ साफ कि उद्धव ठाकरे हो या संजय राउत, वो जो है पूरी तरह बौखला गए हैं। वो क्या बोल रहे हैं पता नहीं लगता। उद्धव ठाकरे इसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मोदी को कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब मोदी जी ठीक नहीं कर रहे हैं, मोदी जी ने ये ठीक नहीं किया। और वो कह रहे हैं कि जो चुनाव आयोग है वो तो केंद्र सरकार के गुलाम की तरह काम कर रहा है, बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन वहीं संजय राउत ने तो एक कदम और आगे बढ़ के बहुत बड़ा आरोप चुनाव आयोग पर लगा दिया। उन्होंने कहा कि ये जो सब है, जो हमसे सिंबल छिना है, जो पार्टी की हमारे जो अधिकार थे वो वापस ले लिए गए हैं और वो एकनाथ शिंदे गुट को दे दिए गए। इसके लिए 2000 करोड़ रुपए की डील हुई है। चुनाव आयोग ने शिवसेना का सिंबल, तीर धनुष और शिवसेना का नाम, ये तथ्यों पर और सबूतों को आधार बनाते हुए ये फैसला दिया कि वो उद्धव ठाकरे के पक्ष में नहीं है। ज्यादातर शिवसैनिक, जिसमें कि एमएलए हैं, एमपी हैं, पार्षद हैं, कार्यकारिणी के लोग हैं, वो सब के सब एकनाथ शिंदे को ही ये मानते हैं कि वही असली शिवसैनिक है और बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति है। और इसके अलावा उद्धव ठाकरे केवल एक परिवारवादी है, जिनको परिवार के कारण से विरासत में कुछ चीजें मिल गई, लेकिन उन्होंने बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा को आगे नहीं चलाया। और जो पार्टी का नियम, कायदा, कानून यानी जो संविधान है, उसके अनुसार भी उद्धव ठाकरे नहीं चले, जिसके कारण चुनाव आयोग ने जो फैसला दिया वो एकनाथ शिंदे के पक्ष में दिया है। सबूत हैं, सब जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी संजय राउत अगर चुनाव आयोग पर डील का आरोप लगा रहे हैं, 2000 करोड़ रुपए की राशि बता रहे हैं, तो क्या संजय राउत अब इस चीज के सबूत प्रस्तुत करेंगे? तो संजय राउत कहते हैं समय आने पर प्रस्तुत करूंगा। तो समय क्या है? समय तो आया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में आप जाने के लिए कह रहे हैं, जल्दी जाइए और सुप्रीम कोर्ट में अब यह सबूत पेश करिए। चुनाव आयोग एक अपने आप में इंडिपेंडेंट संस्था है, अपनी तरफ से वो कभी भी कोर्ट केस वगैरह करते नहीं है। लेकिन मैं जरूर चाहूंगा कि अब इस तरह की व्यवस्था बने कि देश की किसी भी संवैधानिक संस्था पर यदि कोई सवाल उठाता है, सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, और यहां तक कि न्यायपालिका पर भी, जब कभी किसी के फेवर में कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता तो लोग ये भी कह देते हैं साहब सुप्रीम कोर्ट भी जो है बायस है। हां, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के बारे में बोलते समय लोगों को यह खतरा रहता है कि कहीं ना कहीं अवमानना का केस ना चल जाए। लेकिन हमने यह भी देखा है कि कोर्ट के अवमानना के केसों में भी इन राजनीतिक दलों के नेताओं का कुछ नहीं होता है। प्रशांत भूषण जैसे लोग 1 रुपया देकर छूट जाते हैं। तो कोर्ट का भी भय लोगों के मन में नहीं है। कोई कुछ भी कह दे। हां, गरीब आदमी, एक साधारण व्यक्ति यदि कोई सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा दे, वो जरूर जेल चला जाता है। यह हमारे देश में हो रहा है, देश की आजादी के 75 साल बाद भी हो रहा है। अभी भी गुलामी की मानसिकता से हम लोग उबरे नहीं हैं और अभी भी राजाओं की तरह शासन करने वाली जो विचारधारा है, उससे कुछ संवैधानिक संस्थाएं, उनके अधिकारी यानी जो जिनको बोलते हैं ब्यूरोक्रेट्स, या कुछ राजनीतिक दल, उनके नेता अभी भी उस मानसिकता में जी रहे हैं कि हम तो इस देश के राजा हैं, हम जो करें कर सकते हैं, बाकी सब प्रजा और हमारे नौकर हैं। इस फैसले को लेकर भी आपको बता दूं कि जो फैसला हुआ है, इसमें उद्धव ठाकरे को अभी भी वो ये नहीं मानने को तैयार हैं कि तुम्हारे नीचे की जमीन खिसक चुकी है, तुम्हारा महाराष्ट्र में कोई आधार नहीं है, तुम्हारा अब शिवसेना पर कोई आधार नहीं है। तो आप पीएम पे आरोप लगाओ, आप चुनाव आयोग पे आरोप लगाओ, अब जनता तुम्हारे ऊपर हंस रही है। लोग कह रहे हैं उद्धव ठाकरे अब ऐसे हो गए हैं जैसे शोले फिल्म का वो पुलिस अधिकारी, आपको याद है कि वो जो कहते हैं अंग्रेजों के जमाने का जेलर, आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। तो आधे चले गए हैं एकनाथ शिंदे की तरफ, आधे उनको छोड़कर चले गए हैं बीजेपी की तरफ, और उनके पीछे क्या बचा है? शून्य। कुछ चाटुकार चापलूस लोग बचे हैं थोड़े बहुत,
और उनका अभी बचे रहना काफी है, क्योंकि संजय राउत तो तब तक रहने चाहिए जब तक उद्धव ठाकरे बिल्कुल जीरो ना हो जाए। तो अभी जीरो नहीं हुए हैं, मुट्ठी भर लोग कुछ बचे हुए हैं। अगले आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो विधायक हैं और जो सांसद शिवसेना के अभी उद्धव के साथ बचे हैं, उनको नोटिस जारी होगा और कहा जाएगा कि अब आप बताइए कि आप किधर हैं। यदि आप उद्धव ठाकरे के साथ हैं तो निश्चित जानिए कि आपका चुनाव चिन्ह मशाल हो सकता है, तीर धनुष नहीं। और उससे आप चुनाव लड़े थे तो अब आपकी मान्यता रद्द क्यों ना कर दी जाए। चुनाव आयोग ने जो फैसला दिया था, आपको बता रहा हूं, चुनाव आयोग ने जो खुलासा किया है, जो अपना फैसला दिया है, वो हम सबको सुनना चाहिए। संजय राउत जी, आपको जरूर उसको पढ़ना चाहिए। हालांकि पढ़ा तो होगा, लेकिन आपकी आदत है बयानबाजी, आरोप लगाना। तो चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव आयोग ने पाया कि 2018 में पार्टी के संविधान को गुपचुप संशोधित कर दिया गया था और इसे चुनाव आयोग को नहीं दिया गया था। 2018 में उद्धव ठाकरे, संजय राउत ने मिलकर वो संविधान बदल दिया और उस संविधान में बदलने का क्या मैटर है, उसमें आजीवन जो है ठाकरे परिवार के ही व्यक्ति जो है पार्टी के प्रमुख रहेंगे, ये उसमें ऐड करा दिया। उसी को बार बार कह रहे हैं कि साहब ये तो जो है बाला साहब ठाकरे की विरासत है और विरासत उन्होंने अपने बेटे को सौंपी है, आगे वो अपने बेटे को सौंपेंगे। यानी एक परिवारवादी पार्टी इस देश में चल रही थी, वो चलती रहेगी। लेकिन अब ये होता नहीं है। ये चुनाव आयोग ने कहा कि जिस तरह के फैसले 2018 में पार्टी के संविधान, यानी जो शिवसेना का संविधान उद्धव ठाकरे ने बदला, उसको गुपचुप रूप से संशोधित कर दिया और इसे चुनाव आयोग को नहीं बताया। आप अगर चुनाव आयोग को यह बताते, सबमिट कराते तो माना जाता, लेकिन आपने नहीं दिया। आपको एक अहंकार था, हम जो भी कर दें, हमारे इस फैसले के खिलाफ कौन जाएगा, हमारी पार्टी है, मेरे पापा की पार्टी है, मेरे पिताजी की पार्टी है, खानदानी विरासत है। लेकिन ऐसे देश चलता नहीं है, देश संविधान से चलता है। और संविधान में आपने बदला तो चुनाव आयोग को यह फैसला करने का अधिकार है कि उसके पास पुराना जो संविधान आपका सबमिट है वो क्या कहता है। तो वो क्या कहता है, उन्होंने कहा इन तरीकों को 1999 में ही चुनाव आयोग ने नामंजूर कर दिया था। 1999 में यह चुनाव आयोग के संज्ञान में जब आया कि पार्टी का प्रमुख एक परिवार का रहेगा, तो उसको नामंजूर कर दिया था। और उसके बाद बाला साहब ठाकरे जी ने इसके अंदर लोकतांत्रिक नॉर्म्स को डाला था, क्योंकि परिवारवादी पार्टी जो हैं वो इस देश के लिए खतरनाक है। एक व्यक्ति सब कुछ निर्णय लेता है। गांधी परिवार आप देख लीजिए, नेहरू, फिर इंदिरा, फिर राजीव गांधी, फिर सोनिया गांधी उस पार्टी की प्रमुख कितने साल से रही, फिर जो है राहुल गांधी बीच में रहे, और अभी जो है उनकी बहन प्रियंका, और आगे से उनके बच्चे। तो कांग्रेस में भी अब ये जब लगा कि उनकी फजीयत ज्यादा हो रही है, तो इस बार गांधी परिवार से बाहर के व्यक्ति को उन्होंने अध्यक्ष बनाया। मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष तो बना दिया है, लेकिन क्या आप कहीं सुनते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिपेंडेंट होकर कोई फैसले लिए हों? फैसले सब वही राहुल गांधी ले रहे हैं या तो सोनिया मैडम ले रही है। इसी तरह आप समाजवादी पार्टी देखिए, एक परिवार की पार्टी है, लेकिन वहां भी अब क्योंकि चुनाव आयोग का नियम है कि भाई इस तरह का नहीं चलेगा, आपको लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव प्रक्रिया करनी होगी और उसका पूरी जानकारी आपको चुनाव आयोग को देनी होगी, तो वहां भी अब इस तरह के बदलाव किए गए, लेकिन चलती अभी भी अखिलेश की है। इसी तरह बसपा, बहन मायावती एक हैं, बस उनकी चलती है पार्टी में। टिकट किसको देना है, पद किसको देना है, अब दिखाने के लिए तो वहां भी करना पड़ेगा। तो जो इस तरह की पार्टियां चलाने वाले लोग हैं, उसके बारे में चुनाव आयोग ने साफ साफ कहा। और चुनाव आयोग ने बाला साहब ठाकरे जी के द्वारा जो अमेंडमेंट किया गया था पार्टी के संविधान में, उसको कोट किया है कि 1999 में बाला साहब ठाकरे जी ने इसको स्वीकार किया और वही हमारे पास सबमिट है। और उसी के आधार पर यह तय किया गया कि एकनाथ शिंदे गुट को ही अब शिवसेना के नाम से जाना जाएगा और तीर और धनुष उन्हीं का अधिकार है, क्योंकि उनके साथ 55 में से 40 विधायक और 18 में से 13 सांसद और 60 के लगभग निगम पार्षद उनके साथ हैं। तो जब ये साथ हैं, पूरी महाराष्ट्र की जनता और पूरा देश जानता है, तो संजय राउत किस बेस पे कह रहे हैं कि पैसे से डील हुई है? ये तो फैसला है, लोगों के आधार पर है।
2,000 करोड़ रुपए किसने दिए, किसको दिए? वो कहते हैं मुझे एक अपने उद्योगपति दोस्त ने बताया है। तो भाई पूरे देश को अब ये बताइए और सबूत दीजिए कि चुनाव आयोग के किस अधिकारी को आपने ये पैसे दिए। आपने आरोप लगा दिया, अब ये आरोप सिद्ध करना पड़ेगा। और आपको याद है संजय राउत कौन है? वही हैं जो जमानत पर छूटे हुए हैं। लेकिन ये बयानबाजी करके अभी भी उद्धव ठाकरे को भ्रम में रखे हुए हैं कि जो गलतियां की हैं उनको स्वीकार करने की जरूरत नहीं है और आप इस रास्ते पे चलते रहिए। इसी तरह सुप्रिया सूले को देखिए, पिता कुछ और कह रहे हैं। पिता कह रहे हैं कि साहब हम तो भाजपा से कभी अलग थे ही नहीं, एक ही हैं और ये अब इसको स्वीकार कर लेना चाहिए उद्धव को। लेकिन बेटी क्या कह रही है? बेटी उद्धव के सुर में सुर मिला रही है और कह रही है कि ये तो विरासत था, विरासत है बाला साहब ठाकरे जी की, इस पे किसी का अधिकार ही नहीं है। यानी सुप्रिया सूले उद्धव ठाकरे के जरिए अपनी सीट पक्की करना चाहती है एनसीपी में। उसको भी सूट कर रहा है परिवारवाद के पिता के बाद बेटी। ये इस तरह के लोग हैं कि ये एक दूसरे के साथ खड़े हो गए हैं। लेकिन कुल मिलाकर के अब आप देखते रहिए कि एनसीपी में भी क्या बाकी और नेता नहीं है? भतीजा है, चाचा है, अब बेटी है, इसके आगे वहां कोई और नेता नहीं है जो पार्टी की कमान संभाल सके। सवाल तो यह है, तो अंदर से उनको आवाज उठानी चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि लोग भी बोलते नहीं है। और जैसा मैंने शुरू में कहा, गुलामी की मानसिकता अभी भी 75 साल देश को आजाद हुए हो गए कुछ लोगों के अंदर इस तरह से घर कर गई है कि उनको लगता है कि यदि वो गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आगे निकले तो उनको पार्टी से बाहर फेंक दिया जाएगा और उनका जो राजनीतिक कैरियर है वो समाप्त हो जाएगा। राजा साहब जो हैं हमारी पार्टी के माई बाप, बस उन्हीं के जरिए हम चल रहे हैं। तो ये इस तरह की मानसिकता वाले जो लोग हैं वो चलते रहें, पार्टी मानते रहें, पार्टी का प्रॉपर्टी या कार्यालय या चंदा उस पर कब्जा करते रहें। लेकिन सत्ता में वही व्यक्ति बैठता है जिसको जनता पसंद करती है। और जनता आज बहुत समझदार है। जनता निर्णय करती है काम के आधार पर, व्यक्ति के चरित्र के आधार पर, पार्टी का चरित्र और व्यक्तिगत चरित्र। आज सोशल मीडिया का जमाना है, सबको सब जानकारी होती है। और इसलिए उद्धव ठाकरे जी, बेशक आपसे ये पार्टी का सिंबल चला गया, नाम चला गया, ये ना भी जाता ना तो भी आप आने नहीं थे। क्योंकि जनता ने महाविकास आघाड़ी सरकार का जो काम देखा उससे पूरी महाराष्ट्र की जनता त्रस्त थी। उघाई, अपराध, ये सब चल रहा था। तो इसलिए ये तो चुनाव आयोग का फैसला है, नहीं भी आता, बीएमसी चुनाव होते, निश्चित जानिए आपका सुपड़ा साफ होना है। तो ये जो है एक प्रक्रिया है, लेकिन इस प्रक्रिया को स्वीकार करने के बजाय जिस तरह संजय राउत का बयान आया है, निश्चित जानिए कि ये उद्धव ठाकरे को और संजय राउत को भी ये परेशानी में डालेगा। और अगर किसी ने इसके बारे में एक भी कोई एप्लीकेशन कोर्ट में डाल दी तो इनको जवाब नहीं बनेगा और हो सकता है इस मामले में संजय राउत को जेल भी हो जाए। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।